नमस्कार, सनराइज न्यूज के खास प्रोग्राम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। हम इसमें तमाम क्षेत्र से लोगों को जोड़ते हैं जो तमाम जगह पर होते हैं और कई सारे पॉलिटिकल व्यूज अपने रखते हैं और एक क्षेत्र में एक नया चेहरा होते हैं और उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ क्षेत्र में चल रहा है। और हमारी एक खास कोशिश रहती है कि हम ऐसे लोगों को जोड़े अपने क्षेत्र के, जिनसे जो समाज के लिए एक आईना हो सकते हैं, समाज के लिए एक आइकन के रूप में काम करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं भरत सिंह सेंगर जी, कानपुर से हैं ये, और दूसरी बार प्रधान पद चयनित होकर के आए हैं और तमाम क्षेत्र में ऐसे काम करते रहते हैं, जिससे सबसे बड़ी बात है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, फिर भी भारी बहुमतों से आते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार उज्जवल जी। क्या लगता है आपको, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बिना एक तरीके से आप राजनीति के क्षेत्र में हैं और पॉलिटिकल पार्टी जो भी प्रदेश में चल रही हैं उनमें किसी को भी आपका साथ नहीं है, आप किसी के भी साथ नहीं है, तो फिर कैसे क्या रहता है आपका क्षेत्र में? हमारा मूल उद्देश्य ये रहता है कि जब हमारे लोकल लीडर सही होंगे तो तभी क्षेत्र का, हमारे लोकल क्षेत्र का विकास हो पाएगा। जो राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व होते हैं उनके विचार, उनकी विचारधारा से बड़े मुद्दों पर तो बात होती है, लेकिन लोकल गड्ढे नहीं भर पाते हैं, लोकल स्तर पर काम नहीं हो पाता है, क्षेत्रीय स्तर पर। इसलिए हम लोग प्रथम दृष्टि ये देखते हैं कि घर का मुखिया अच्छा होना चाहिए। लोकल हमारा विधायक अच्छा होगा, लोकल लीडर अच्छा होगा, तो विकास की डोर आम आदमी तक और हमारे दूर-दराज ग्रामीण अंचल तक पहुँच पाएगी। तो हमारा नज़रिया राष्ट्रीय दल कितना ही अच्छा हो, लेकिन यदि उसका जो लोकल विधायक है, एमएलए है, वो यदि नहीं सही है, तो उसका फ़ायदा ग्रामीणों को मूल रूप से नहीं मिल पाता। इसलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास कौन अच्छे ढंग से कर पाएगा, कौन बेहतरीन व्यक्ति है। इस कारण विचारधारा हमारी ये रहती है कि हम लोग व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, व्यक्तिपरक विचारधारा रहती है, जिससे क्षेत्र का विकास। मुझे एक बात बताइए, आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, क्योंकि कहते हैं कि किसी भी देश का अगर विकास देखना हो, देश को देखना हो, तो उसके ग्रामीण क्षेत्रों से उसको देखिए। और जो ग्रामीण अंचल में जिस तरह से चीजें होती हैं, अगर वो सही ढंग से हैं तो एक देश सही ढंग से निकल के आता है और उस देश की फिर हम कल्पना कर सकते हैं। तो एक ग्रामीण तौर पर आप जुड़े हैं, तो क्या क्या मुद्दे रहते हैं वहाँ और क्या मूलभूत समस्याएं होती हैं वहां पर? देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़े मूलभूत मुद्दे रहते हैं रोजगार के। बेरोजगारी बहुत है, फिर भी हम लोग कानपुर से नजदीक है तो काफी औद्योगिकरण का लाभ लोगों को मिल रहा है। काफी लोग अपने प्राइवेट काम करते हैं, मजदूरी, मनरेगा की मजदूरी भी लोगों को मिल रही है और लोकल फैक्ट्रियों में जाते हैं। तो लेकिन जो थोड़ा कानपुर से दूर हुए तो सबसे बड़ी बेरोजगारी समस्या एक बनी हुई है। और किसान, जो मूल अर्थव्यवस्था होती है हम लोगों की किसानों की होती है। तो जो सरकार के जैसे वादे रहे कि हम किसानों की आय दोगुना करेंगे, तो ये कोसों दूर है। अगर रियलिटी यथार्थ में देखा जाए तो सरकार ने व्यवस्था की, काम किया, लेकिन लोकल स्तर पर उसको मतलब काम नहीं हो पा रहा है। आज आप जाइए धान बेचने या जाइए आप गेहूँ बेचने, तो बड़ी दलाली वहाँ ₹200, 400 क्विंटल, ₹300 क्विंटल चलती है। इसको बिल्कुल स्वीकार करना होगा और इसको मतलब रोकने के लिए ऐसा कोई तंत्र सरकार के पास नहीं है, जो किसानों की मतलब उपज डायरेक्टली उनके लेवी मूल्य पर बिक सके और लेवी मूल्य पर बिकने के बाद उनको लाभ मिल सके। तो लेवी का ही रूप 10% किसानों को भी नहीं मिल पाता ग्रामीण अंचल में। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिल्कुल तरह से चरमरा गई है। जो ग्रामीणों का जो उपज का होता है लेवी मूल्य, तो वो दलालों के ज़रिए से बिकती है। दलाल इसका फ़ायदा उठाते हैं और जो एमआई जैसे पदों पर लोग बैठे हैं, वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। किसान इससे बहुत दूर है, इसलिए किसान की कमर टेढ़ी हो चुकी, किसान नहीं उठ पा रहा है। आज भी ये स्थिति है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा आपने बताया एक बहुत बड़ी समस्या है कि वहाँ के जो युवा होते हैं, जो वहाँ के जो लोग होते हैं, जो नए-नए स्किल्स के साथ निकलते हैं, तो वो गाँव से निकलकर शहरों की ओर भागते हैं। कुछ ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता है कि उनको गाँव में ही रोजगार मिल जाए और वहीं रहकर, वो घर के निकट रहकर, अपने घर में ही रहकर कुछ ऐसा काम खड़ा करें जिससे समाज को भी फायदा हो और साथ ही साथ उनको तो लाभ मिलेगा ही। ऐसा जी, कुछ जी, व्यवस्था नहीं क्रिएट हो सकती है? क्रिएट हो सकती है बहुत। तो कैसे होगी, उसका कैसे ढांचा तैयार होगा? उसका ढांचा ऐसे तैयार होगा सर कि सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है,
ये ग्राम पंचायत स्तर से, ये जैसे जो उन्होंने गोदाम बना रखे हैं, जो लेवी सेंटर बना रखे हैं, ये ग्राम पंचायत स्तर पर करें और ग्राम पंचायत पर इसकी जवाबदेही हुए करें ग्राम प्रधान की, सचिव की, कि हर किसान का जो गल्ला हो, मतलब जो उसकी फसलें हो, वो लेवी मूल्य पर ही बिके, ना कि लेवी से आधे व्यापारियों के माध्यम से। यदि केवल इतनी अगर वो कर दे, तो किसान आज जो ठेकेदारों को अपनी जमीनें बलकट पर, रेत पर दे के चला जाता है, करना नहीं चाहता, क्योंकि घाटे का सौदा है। तो वो लेकिन आधा एक समस्या ये भी तो है कि जो आज का नया युवा है वो कृषि क्षेत्र में तो जाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो देख रहा है कि इसमें कितनी समस्याएं हैं, तो वो तो साइड जाएगा ही नहीं और उसके एवज में वो दूसरा काम तलाशने की कोशिश करने लगता है। नहीं, आज जो युवा है वो कृषि क्षेत्र में जाना चाहता है, लेकिन कृषि क्षेत्र को लाभप्रद बनाया जाए ना, ऐसा नहीं। वो अच्छा शहरों की चकाचौंध में क्यों भगता है? पैसे के लिए भगता है, चकाचौंध के लिए जी। भगता है। जब उसको पैसा कृषि में ही मिलने लगेगा, तो वो सारे जो भौतिक संसाधन इसी से अपना इकट्ठा कर सकेगा। तो ऐसा नहीं कि वो बाहर भगेगा फिर यहीं भगेगा। दूसरी बात, जैसे आजकल के जो लोन होते हैं, जो सरकार की मुद्रा योजना चल रही है और जी। मतलब स्वरोजगार के लिए योजना चल रही है, इसमें देखिएगा आंकड़ों का खेल बहुत है, आंकड़ों की बाजीगरी बहुत है। अगर जी। मुद्रा लोन एक किसान जो युवा मांगने जाए बैंक में, तो बैंक उसको लोन नहीं करती है। तमाम उसके आय व्यय के साधन देखेगी, उसकी इकोनॉमी अर्जन की व्यवस्था देखेगी, उसकी प्रॉपर्टी देखेगी, इतनी चीजें वो नहीं दे पाता है। तो ये जी। जो क्रेडिट कार्ड को मुद्रा लोन में कन्वर्ट कर देते हैं और उसी से अच्छे किसान छांट लेते हैं मजबूत, उनको जबरदस्ती मुद्रा लोन दे देते हैं बैंक। जरूरतमंद जो युवा काम करना चाहता है, ऐसा सिस्टम जी। नहीं हमारे पास कि बैंकों को मजबूर कर सके। जो युवा काम करना चाहता है, स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, उसको ये लोन देते नहीं। मुद्रा लोन टोटल आंकड़ों की बाजीगरी है। आप अगर इसका सर्वे करवाइए, बैंकों के पास जाइए, तो आप देखिए बैंकों के रिकॉर्ड उठा के कितने जी। जरूरतमंद लोगों को इन्होंने मुद्रा लोन दिए, तो उसमें से 10% भी नहीं निकलेगा। तो ये जो सरकार की व्यवस्था है, सरकारी जो योजनाएं हैं, यदि मूल आदमी तक पहुंच जाए, तो ये शायद ये जो ये समस्या है शहरों की तरफ भगने वाली, ये पलायन हमें लगता है 80% रोका जा सकता है। अच्छा, अच्छा, एक मुझे आप हम्म, बताइए, जो कि आप किसी पार्टी से तो बिलॉन्ग करते नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि हम्म, यह बात ये आप निष्पक्षता के साथ बता पाएंगे। जो किसान आंदोलन चल रहा और किसानों के तमाम मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं कृषि संगठनों की हम्म, ओर से, तो क्या लगता है हम्म, आपको, जो हम उस क्षेत्र में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में हम देखें, वहां की कृषि आधारित क्षेत्रों में देखें, तो क्या लगता है हम्म, आपको, ये वास्तविक जो मंडी में जो किसान जब फसल बेचने जाता है, तो वास्तविकता है ये कि उसको उस मूल्य पर खरीदी नहीं जाती है उसकी फसलें, और वो फिर तमाम चक्कर और तमाम जगह उसको रिश्वत दे दे करके फिर अपनी फसलों को ठिकाने लगाना पड़ता है, तो वाजिब बिल्कुल दाम ये नहीं मिलता है, ये सच है? बिल्कुल सच है। मैं तो ग्रामीण से हूँ, मेरी 3,000 की वोटिंग है मेरी पंचायत की और 5,000 जी। की आबादी है। 5,000 जी। की आबादी में आप मेरे गाँव से 5 गाँव से 20 किसान नहीं जिन्होंने लेवी पर धान या गेहूँ बेचा होगा और ना बेच जी। पाएँगे, बेच ही नहीं पाता है, व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा, हम्म। आप किसी भी दरवाजे पे जाओ, सरकारी फरमान होते हैं, सरकारी आदेश, इतने वो नियम, कायदे, कानून आपको बता देंगे कि बाद में कुछ हो ही नहीं पाता है, तो वो किसान मायूस उसी में समझौता कर लेता है, समझौतावादी रवैया अपना लिया किसान। क्या करे जी। अपना? क्योंकि अगर उसको टाइम से फसल उसकी नहीं बिक पाएगी, तो अगली फसल भी नहीं बो पाएगा। बच्चों की फीस जी। नहीं दे पाएगा, तमाम ज़रूरत के साधन जो इसी पर डिपेंड करता है, वो नहीं कर पाता। तो समझौता के 2-3 ₹300 अपनी दलाली दे देता है, या तो जो बहुत तेज़-तर्रार हुआ, जिसको थोड़ा अधिकारी डरते हैं, वो अपनी बेच पाता है। तो ऐसा 10% हो पाता है, 90% ये व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, जब लगे पंचायत लेवल पर नहीं किया जाएगा। लोगों को जी। जैसे आज सरकार की राशन व्यवस्था है, पंचायत लेवल पर एक-एक पंचायत में 2-2 3-3 राशन डीलर हैं। व्यवस्था जी। छोटे स्तर से है, तो उसमें लोग लड़ लेते हैं, अपने अधिकारों के लिए शिकायत कर लेते हैं और एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक में 200 गाँव है, 200 गाँव में आपने ब्लॉक में 4-5 सेंटर दे दिए। वहाँ सारे जी। अधिकारी इतनी मनमानी होती है कि छोटे हम्म। जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों का कोई दबाव ही नहीं काम करता वहाँ पर। और बड़े जी। जनप्रतिनिधि कभी-कभी कहते भी तो सुनते नहीं, उन्हें टाल देते हैं किसी न किसी बहाने से। तो व्यवस्था गड़बड़ है, मतलब जब तक इसको अच्छा। पंचायत अच्छा, लेवल से नहीं किया जाएगा। एक बात मुझे बताइए, गांव में हुँ, चूंकि शिक्षा का अभाव होता है, लोगों को हुँ, जानकारियों का अभाव होता है, तो जो सरकार की योजनाएं होती हैं, जो भी जितनी भी हुँ, लोक कल्याण की योजनाएं हैं, तो वो जब उनको उनको पता नहीं लग पाता, जानकारी का अभाव वास्तविकता है अभी भी गांव में, उत्तर प्रदेश में खासतौर हुँ, पर अगर हम देखें, तो उनको पता नहीं लग हुँ, पाता, और उन योजनाओं का चूंकि जब वो लाभ नहीं ले पाते हैं, तो फिर उनको हुँ, वो चीजें उन तक नहीं पहुंच पाती जो वास्तविकता
उन तक पहुंचनी चाहिए, ऊपर से आती है, तो उसमें बीच में जो अधिकारी होते हैं, बीच में उन लोगों तक वो खाली योजनाएं वहीं सिमट कर रह जाती है और नीचे स्तर पर, जमीनी स्तर पर तक नहीं आ पाती है। ये देखने को मिलता है, चाहे वो राशन की योजनाएं ले लें, चाहे वो पेंशन की योजनाएं, जो भी सरकार की योजना है। तो फिर क्या लगता है आपको, इसका एक स्थायी सोल्यूशन क्या होना चाहिए? ये कैसे काम हो? इसका स्थायी सोल्यूशन ये है कि या जो इनकी सरकारी मशीनरी है, अफसरशाही है, जो नौकरशाही है, जो कर्मचारी हैं, इस पे कानून व्यवस्था कुछ ऐसे बनानी पड़ेगी कि यदि ये गलत काम करते हैं, गलत का चयन करते हैं, तो उसपे कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान, इन्हें कानून का भय होना चाहिए। कर्मचारियों में, अधिकारियों में कानून का भय नहीं है और कानून के भय के न होने से बड़ा दुरुपयोग है और अपात्र व्यक्तियों को उसको लाभ मिलता है। अभी अब मेरी पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, हमने 52 लोगों के नाम जब लिस्टिंग हुए इसमें कराए प्रधानमंत्री आवास योजना में, जो पात्र व्यक्ति थे, और बड़ी दौड़-दौड़ मेहनत कर करके एक-एक घर जाके सर्वे करा के, और पंचायत सचिव ने उसको निरीक्षण में लगाया। हम बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में भर्ती रहे, उसने निरीक्षण में 35 नाम काट दिए, जो बेचारे जिनकी झोपड़ियों में रहते हैं, कच्चे घरों में रहते हैं। अब 4 साल में तो 5 साल में उनके नाम खत्म है। अब जब आवास देने का नंबर आया तो उनके नाम कटे हुए थे। इतनी पीड़ा भी कुछ कह नहीं पाया। अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। अगर एक-एक जवाबदेही, एक गरीब का घर आपने कैसे काटा है, किस आधार पे काटा है, इसकी जवाबदेही तय कर दी जाए, तो शायद दोबारा कोई काटने की हिम्मत न जुटा सकेगा। कोई अगर पेंशन आपने, मैं बता दूँ, 2-3 अंत्योदय कार्ड आप पात्र लोगों के काट के और रिश्वत दे के रिटायर्ड लोगों ने अपने बच्चों को बनवा लिए, जो गवर्नमेंट की पेंशन पा रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए बनवा लिए और ना ग्राम प्रधान की कहीं संस्तुति, ना सचिव किसी की संस्तुति नहीं। तो ये कैसे कट गए और किसने बनाए? इसकी जाँच, इसकी जवाबदेही तय कर दी जाए थी, तो शायद ये भय रहेगा, लेकिन ऐसा कोई भय नहीं है नौकरशाही में, अच्छा, अफसरशाही में। आप लोग जब सवाल पूछते हैं, जब सवाल करते हैं, तो फिर क्या क्या होता है वहां पे? क्योंकि आप उस व्यवस्था का एक हिस्सा हो चुके हैं, तो जब आप लोग सवाल करते हैं तो वहां से क्या जवाब आता है? एक रटा-रटाया शब्द, एक रटा-रटाया लाइन, जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा। ये रटी-रटाई लाइन होती है अधिकारियों की, जाँच जी। कर आख्या दे या जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये और मौखिक में और और, मिलता है। और ये कब तक होती है? अब ये इसकी समय जाँच के सीमा? लिए समय सीमा, दोबारा जाओ तो अधिकारी नहीं मिलते, तिबारा जाओ तो रिपोर्ट नहीं लगी मिलती, चौथी बार जाओ तो पता चलता है कि जाँच की गई थी, लेकिन जाँच में वो लोग नहीं मिले जिनके घर में गए थे। 5वीं बार दौड़ते-दौड़ते आदमी थक जाता है, इतना पेट्रोल इतना महँगा हो चुका है, डीज़ल इतना महँगा हो चुका है, तो कैसे जी। जाए इसको लगातार, सर्वे नहीं कर पाता है। तो उसकी आत्मा ही खत्म हो जाती है दौड़ते-दौड़ते उसकी। जी। तो मुझे एक बात बताइए अब, चूंकि हुँ, गाँव की हम बात कर रहे हैं और गाँव में जो मूलभूत समस्याएं होती हैं, हमने समस्याएं तो बहुत सारी गिना दी, इनका कुछ हुँ। एक स्थायी सॉल्यूशन बना आप बता दीजिए कि गाँव भी अब विकसित की श्रेणी में आ जाएं और बहुत अच्छे से वहां सारी व्यवस्थाएं पहुंच चुके। तो क्योंकि सरकारों पर हम अब हर चीज टालें, वो तो जब करेगी तो करेगी, हम सब समाज के लोग हुँ। मिलकर एक क्या काम कर सकते हैं? समाज पे देखो, समाज में एक जागरूकता भी बहुत ज़रूरी होनी है। मैं समाज जी। के लोगों से भी अपील करता हूँ कि जी। सबसे पहले तो हमें अपने आप में ईमानदार होना पड़ेगा कि अपात्र व्यक्ति पात्र व्यक्तियों के हिस्से का लाभ लेने के लिए जो ये जुगाड़ चलाते हैं, रिश्वतखोरी देते हैं, ये ना करें। जी। यदि वो पात्र है, उस चीज़ के लायक नहीं है, तो उन्हें ईमानदारी से जो उसका हक है उसको लेने दें। तो सबसे जी। पहले अपनी आत्मा को झकझोरना होगा लोगों को कि गलत लोगों का लाभ, मतलब गलत तरीके से पात्र लोगों की व्यवस्था अपनी ले बैठते हैं और बेचारे वो मुसीबतों में जूझते रहते हैं। तो पहले से तो लोगों से अपील है कि अपनी आत्मा को साफ करें और अपात्र होकर भी पात्र व्यक्तियों का लाभ, उनके हिस्से की व्यवस्था आप स्वयं न लें। ये उनसे अनुरोध है। जी। दूसरी व्यवस्था, कठोर दंड जी। की व्यवस्था की जाए कि ना, जी। जो देने वाला, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, सचिव हो, बीडीओ हो, सीडीओ हो, जी। जिसने भी उस व्यवस्था को फॉलो किया, अगर एक बार दंडित हो जाएँगे और दंडित होने के बाद उसको हाइलाइट किया जाए, हर ग्राम सभा में उसका प्रचार कराया जाए, उस योजना से ज़्यादा उसका प्रचार कराया जाए कि ये इसने गलत लाभ लिया, इसने ये कार्रवाई की, इस अधिकारी ने संशोधन किया और इस जी। अपात्र व्यक्ति ने लाभ लिया, तो ये देखो इसको दंड का भोगना पड़ रहा है। तो दूसरा ना जी। कोई लेने की हिम्मत करेगा, ना कोई अधिकारी देने की व्यवस्था करेगा। तो ये व्यवस्थाएँ पात्र व्यक्तियों तक पहुँचती रहेंगी। दूसरी बात, हर पंचायत स्तर पर जी। ऐसी एक व्यवस्था की जाए कि वहाँ से हुँ। लोगों को जानकारी होती रहे और हर योजना की जानकारी होती रहे। और तीसरी बात ये कि मतलब किसान की जो व्यवस्था है, उसको पंचायत लेवल पर गोदाम उपलब्ध कराया जाए। पंचायत जी। लेवल पर उसको उसको खरीद फसल के खरीद केंद्र बनाया जाए
और उसकी पारदर्शी व्यवस्था हो। तीसरी बात ये सड़कें जो ग्रामीणों की आत्मा है, जो आधारभूत ढांचा की, सड़कों में थोड़ी व्यवस्था सही की जाए, तो जी, शायद यहाँ का जो मूलभूत ढांचा वो सुधर सकेगा। बाद बाकी सरकारों ने काफ़ी काम किया है और ठीक है। जी, काफ़ी स्थिति पहले से बेहतर है। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सरकारों का। अब जी, किसी ने कम काम किया, किसी ने ज़्यादा काम किया, जी, तो जी। बस यही है। हुँ। ठीक है, तो भरत जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम ऐसे ही तमाम क्षेत्र के लोगों को हुँ, आपसे जुड़ाते रहेंगे और उनकी जो भी हुँ, जो काम वो करते हैं और जो भी इस क्षेत्र में हुँ, उनके उनके माध्यम से बदलाव लाया जा सकता है, तो ऐसे लोगों को हम हुँ। जोड़ते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए मुझे। बहुत-बहुत धन्यवाद भरत जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमें वक़्त दिया आपने। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और उसी के साथ इजाज़त दीजिए। मिलते हैं आपको फिर कल किसी नए शख्स के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। शुक्रिया, धन्यवाद।